स्टैंडर्ड 10 केमिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो इस चैप्टर के 4 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 5, इसी वीडियो सीरीज के पार्ट 5 को। तो अगर आपको इस वीडियो के पार्ट 5 को समझना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सबसे पहले आप इनके 4 वीडियोस को जरूर देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, काइंडली वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस पार्ट 5 में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइप नंबर 3, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि ऐसे रिएक्शन जिनमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है मल्टीपल एलिमेंट्स में या कंपाउंड में एक स्पेशल फैक्टर की वजह से, और वो फैक्टर हो सकता है हम लोग पढ़े थे हीट। उस फैक्टर का हमने पढ़ा था हीट को हम इस तरह से एक सिंबलाइज करते थे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हीट ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। इसके लिए और भी बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर हैं जिनके थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है। तो उनमें से जो दूसरा फैक्टर है उसे हम लोग करने वाले हैं आज स्टडी। And that reaction is electrolytic decomposition reaction which is based on electricity. कभी कभी ऐसे होते हैं कुछ कंपाउंड हमारे पास, जैसे कि ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जैसे कि ऑक्साइड्स हैं, फिर क्लोराइड्स हैं किसी भी कंपाउंड का। तो इनको अगर हमें डिकम्पोज करना होता है तो हमें इनमें से इन कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इनके बीच का जो कंपाउंड के बीच का जो एक बॉन्ड है, इनके एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट, इन ऑक्साइड्स के क्लोराइड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन को समझने के लिए अगर हम एक एग्जांपल लें तो ज़्यादा आपको बेहतर अंडरस्टैंड होगा। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं इसके एग्जांपल में। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कुछ इसके केमिकल इक्वेशन होगा, देखें कि बोला जा रहा है कि अगर हम पानी में H2O में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस टूट जाएगा, यानी कि H2 एंड O2। इसे अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ मैं 2 लगा सकता हूँ और यहाँ 2 लगा सकता हूँ। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस केमिकल इक्वेशन को अगर मैं समझना चाहूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से, या कि इस केमिकल रिएक्शन को मैं समझना चाहूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वो एक्सपेरिमेंट आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड देगा इस पूरे रिएक्शन के बारे में। तो उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें इस फिगर को ऑब्जर्व करना है। इस फिगर में देख सकते हैं आप, हमारे पास एक प्लास्टिक का मग है और इस प्लास्टिक के मग में हमने नीचे 2 होल किया है। इस बॉटम वाले पॉइंट पे 2 होल किया है और इन दोनों होल्स को हमने इस तरह से रबर स्टॉपर से सील कर दिया है ताकि इसमें से पानी लीक ना करे, पानी जो है नीचे लीक ना करे। और दूसरी बात, जो हमने होल किया है उन होल्स में से होते हुए हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिप कर दिया है और इसके अंदर 2 ग्रेफाइट के रॉड हमने प्लेस कर दिए हैं, 2 ग्रेफाइट के रॉड। और इन दोनों ग्रेफाइट के रॉड्स को हमने
अटैच कर दिया है एक पावर सोर्स के साथ, ताकि जो चार्जेस का फ्लो है वो कंटिन्यूस रहे, ताकि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होते रहे। और इस सर्किट में एक स्विच है ताकि मैं इसके पावर सप्लाई को कंट्रोल कर सकूं। और इस मग के अंदर पानी भर दिया गया है। और हमें एक बात ध्यान रखना है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड्स है, यानी ग्रेफाइट का रॉड जिसे मैं इलेक्ट्रोड कहता हूं, ये इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो इसको आपको इस तरह से प्लेस करना है ताकि ये पूरी तरीके से डिप्ट रहे इस पानी के अंदर, ये पानी के बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वो जो टेस्ट ट्यूब है वो भी पानी से फिल्ड है, क्योंकि ये आप वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन जैसे हम उसको डाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है पानी उसमें भी आ गया है। तो ये हमारा कुछ अरेंजमेंट है। और जहां मैंने इसको कनेक्ट किया है, तो पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसे हम लोग कहते हैं कटायन, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कहते हैं कटायन। और ये जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं एनोड। और ये नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं हम लोग कैथोड। तो इलेक्ट्रोड ही है जो अलग अलग टर्मिनल से कनेक्ट होने की वजह से उनके नाम दिए गए हैं। ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल देख पा रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये अगर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है तो उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड के नाम से जानेंगे। और वही निगेटिव वाला अगर होगा कनेक्टेड किसी इलेक्ट्रोड के साथ तो उसे हम लोग कैथोड के नाम से जानेंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा टोटल एपरेटस का अरेंजमेंट। अब करना क्या है, हमें इसके पावर सप्लाई को कर देना है ऑन। 6 वोल्ट का मैंने बैटरी लिया है, इसके पावर सप्लाई को हम लोग ऑन कर देंगे। जैसे ये पावर सप्लाई ऑन होगा और हम इसे कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, इस पूरे एपरेटस को, इस पूरे अरेंजमेंट को हम कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे। कुछ समय के बाद जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई कंटिन्यूसली होते रहेगा तो हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों में आपको बबल्स का फॉर्मेशन दिखना शुरू हो जाएगा। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आपको बबल्स का फॉर्मेशन दिखना शुरू हो जाएगा। और इन बबल्स का फॉर्मेशन को देख के आप ये गेस कर सकते हो कि गैस का जो फॉर्मेशन है, बेसिकली ये बबल्स गैसेस के फॉर्मेशन के वजह से ही पानी के बबल्स हैं। तो ये आपको एक अंदाजा देगा कि यस, जो गैसियस हैं इस वाटर में प्रेजेंट, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड सेकंड इज हाइड्रोजन। तो ये दोनों गैसेस बनने सेपरेटली स्टार्ट हो गया है। और आप एक बात और ऑब्जर्व करोगे कि एक टेस्ट ट्यूब में दूसरे टेस्ट ट्यूब कंपैरिजन में ज्यादा बबल्स प्रेजेंट है, एग्जैक्टली डबल। ठीक है, और जब ये पूरा रिएक्शन कुछ देर के बाद आपको करना क्या है कि इस पावर सप्लाई को ऑफ कर देना है। ठीक है, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब को काफ़ी सावधानी के साथ हम लोग बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद इसके जो माउथ है वो रबर स्टॉपर से ही कनेक्टेड रहेंगे, इसको हमें अलग नहीं करना है ताकि इसका जो है गैसेस है बाहर निकल ना जाए। और फिर हम इन टेस्ट ट्यूब्स में से एक टेस्ट ट्यूब को, सपोज कर लें कि हम इस टेस्ट ट्यूब को हम लेकर आ रहे हैं एक जलती हुई मोमबत्ती के सामने, एक जलती हुई मोमबत्ती के सामने लेकर के आएंगे, तो क्या होगा कि वो मोमबत्ती में एक पॉप साउंड आएगा। उस मोमबत्ती में एक पॉप साउंड के साथ आपको कुछ इस मोमबत्ती का जो लौ है वो बूझ जाएगा। यानी कि हम इस रिजल्ट को देख करके इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जिस टेस्ट ट्यूब को लिए हैं और उस टेस्ट ट्यूब से निकलने वाला जो गैस है, एक्चुअली दैट गैस इज नथिंग बट द हाइड्रोजन गैस। दैट गैस इज नथिंग बट द हाइड्रोजन गैस।
और वहीं हम जब दूसरी टेस्ट ट्यूब को एक और मोमबत्ती के सामने लेकर आएंगे और उसके गैस को उस मोमबत्ती से होते हुए पास करवाएंगे, उसके मुंह को खोल देना है, तो आपको देखना होगा कि इसमें जो आपका मोमबत्ती का जो फ्लेम था वो और ज़्यादा ब्राइट हो गया है और ज़्यादा ब्राइटली वो बर्न कर रहा है, कंबस्ट कर रहा है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाएगा कि जिस वाले सेकंड टाइम आप टेस्ट ट्यूब लिए हो वो टेस्ट ट्यूब कोई और नहीं है, वो टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन गैस का टेस्ट ट्यूब है। क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन किसी भी कंबस्टन को और ज़्यादा तेजी से होने में हेल्प करता है, कंबस्टन में मदद करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम इस बात को समझ सकते हैं कि यस, इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से हम किसी भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड में से। ऑलराइट, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कुछ ऐसा है, देखिए। When an electric current is passed through molten sodium chloride, it decomposes to give sodium metal and chloride gas. जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे किसी भी मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, पिघली हुई सोडियम क्लोराइड में से, यानी कि मॉल्टन फॉर्म में जो है, उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और ये हमें दो प्रोडक्ट्स देंगे। द फर्स्ट वन इज द सोडियम मेटल एंड द सेकंड वन इज क्लोराइड गैस बेसिकली। तो इस रिएक्शन को हम अगर देखें तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। सोडियम के लिए हम लिखते हैं NaCl, और इसमें हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट को करेंगे पास, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो ये सोडियम और क्लोराइड में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। और इसे अगर हम बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा आपस में। तो यहाँ आगे में हम 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी आगे में हम 2 लगा देंगे, तो इससे ये दोनों बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह का रिएक्शन हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, लेकिन इसके पहले वाला जो हमने देखा था उसमें हम लोग हीट का इस्तेमाल कर रहे थे डिकम्पोज करने के लिए, लेकिन इसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का। वैसे ही डिकम्पोजिशन जो होता है वो सनलाइट की वजह से भी होता है। सनलाइट की वजह से भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आप अगले वीडियो में, आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में स्टडी करेंगे इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। एग्जाम्पल नंबर 3। ऑलराइट, जब एल्युमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, किससे? एल्युमिनियम ऑक्साइड से। एल्युमिनियम बेसिकली हमें अर्थ की क्रस्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिकली हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलता है, और ये एक ओर के फॉर्म में रहता है। और मतलब वैसे वैसे मिनरल्स जिनमें से मेटल्स को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहता है, वैसे मिनरल्स को हम ओर कहते हैं। तो यहां पर जो Al2O3 है ये भी बेसिकली एक ओर है, जिसमें हम अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करें, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज करें, तो हमें इसका मॉल्टन Al2O3 में से हम एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और बन जाएगा Al+O2। इसे अगर मैं बैलेंस करूं तो यहाँ आगे में 2 लगाना होगा, और यहाँ पर लगाना होगा 4, और यहाँ लगाना होगा 3। तो देखिए 3 2 6, 2 2 4, 4 एल्यूमिनियम, 6 ऑक्सीजन। तो खैर ये हमारा हो गया रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमने किस केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया, जहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में सेपरेट हो जा रहे हैं।
तो ये कुछ एग्जाम्पल था हमारे पास जिसके थ्रू हम इस बात के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से कोई केमिकल रिएक्शन ऑकर होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। चलिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, या फिर सिंपली यूँ कहो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज हम लोग बेसिकली दो जगहों पर करते हैं। पहला, decomposition reactions are used to extract several metals from their oxides or salts. When, जैसे कि एग्जांपल कुछ हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटल, बहुत सारे मेटल्स को उनके ऑक्साइड्स में से और उनके सॉल्ट में से। जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एल्यूमिनियम को और ऑक्सीजन को। तो उसके लिए हमने रिएक्शन करवाया था कि एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हम लोग इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, और हम लोग इसमें से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें हम लोग प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। इसे अगर प्यूरीफाई करना होगा बाद में रिफाइनिंग के प्रोसेस के थ्रू हम इसके प्यूरीफाई कर सकते हैं पूरी तरीके से। हमारे पेट में जो डाइजेशन होता है फूड का, उसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही बेसिकली होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें बेसिकली देखें कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, और उसमें क्या रहता है, और साथ ही साथ उसमें प्रोटीन्स भी रहते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं दूसरे एक कंपाउंड में, दैट इज नॉन एज ग्लूकोज, जो बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल है। और प्रोटीन जो होते हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं हमारे बॉडी में एक एसिड के फॉर्म में, दैट इज नॉन एज अमीनो एसिड्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम लोगों का जो एप्लीकेशन है हमारे पेट में भी डाइजेशन के टाइम पर देखने के लिए मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।